ज्ञान के इस सफ़र में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं वीकली करंट अफेयर का सीरीज, जिसमें 16 अगस्त से लेकर 22 अगस्त के बीच जो भी घटना घटित हुआ है बिहार स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उन सभी से रिलेटेड 25 MCQ प्रश्न देखेंगे और उसका विस्तृत व्याख्या देखेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। बिहार कैबिनेट ने अगस्त 2026 में हुए बैठक में बक्सर से भागलपुर तक कितने किलोमीटर लंबे लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दिया है। तो कितने किलोमीटर, तो 336 किलोमीटर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए इसका विस्तृत व्याख्या देखते हैं थोड़ा सा, और क्या क्या काम हुआ था। देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 13 महत्वपूर्ण एजेंडे को मंजूरी दी गई थी, जिसमें से सबसे प्रमुख निर्णय बक्सर से भागलपुर तक 336 किलोमीटर लंबे 6 लेन यानी 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण का रहा था। यह एक्सप्रेसवे बिहार के पश्चिम और पूर्वी छोर पर सीधे जोड़ेगा, यानी कि पश्चिम और पूर्वी छोर को सीधा जोड़ देगा ये, जिससे राज्य के भीतर लाल यानी कि माल और यात्री आवागमन में लगने वाले समय काफ़ी कम हो जाएगा। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का अर्थ क्या होता है। देखिए, ग्रीनफील्ड जो एक्सप्रेसवे चर्चा में रहता है हमेशा, वो उसका अर्थ क्या होता है। यह पूरी तरह से नई भूमि पर बनाया जाने वाला मार्ग है, न कि किसी मौजूदा सड़क का चौड़ीकरण। इस परियोजना से बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, भागलपुर जैसे जिलों को औद्योगिक निवेश और रोजगार के लिए नए अवसर बनने की उम्मीद है, और यह बिहार की सड़क अवसंरचना को राष्ट्रीय स्तर के गलियारों से जोड़ने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो देखिए, इससे किस किस जिला को लाभ होगा, तो वो याद रखना है आपको। तो ये है पहला बक्सर, दूसरा भोजपुर, तीसरा पटना, चौथा नालंदा और पांचवा भागलपुर। और इसी में आप ग्रीन फील्ड की चर्चा किया है। ग्रीन फील्ड का अर्थ आप समझ गए, जो भूमि पूरी तरह से नया हो, जो नई भूमि को एक्वायर करके सरकार बनाता है, जो भी हो एक्सप्रेसवे। उसी तरह से मतलब ब्राउन फील्ड आता है, जो ब्राउन फील्ड में होता है जो पहले से बना है, बस उसकी चौड़ीकरण या मरम्मत करता है, वो ब्राउन फील्ड में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त 2026 में बिहार के किस राष्ट्रीय जलमार्ग खंड को 4 लेन बनाने की मंजूरी दिया है। तो किसको दिया है, तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, NH22 मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनवर्षा। NH22 में कौन कौन आता है, मुजफ्फरपुर जोन, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और सोनवर्षा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त 2026 में NH22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और सोनवर्षा खंड को हाइब्रिड यूनिटी मोड यानी कि HAM के तहत 4 लेन बनाने की मंजूरी दी है। यह 82.578 किलोमीटर लंबी परियोजना है, जो लगभग 35 से 90 करोड़ रुपया की लागत से, यानी कि इसमें कितना लगेगा पैसा, 35 से 90 करोड़ रुपया। इस कॉरिडोर का सबसे बड़ा रणनीतिक महत्व यह है कि सोनवर्षा में स्थित भारत नेपाल सीमा को मुजफ्फरपुर जैसे प्रमुख आर्थिक केंद्र से जोड़ना, जिसमें सीमावर्ती क्षेत्र में व्यापार और आवागमन आसान हो। इस कॉरिडोर में 7 बड़े पुल जैसे कि 3 रेलवे ओवरब्रिज और 2 फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, जो उत्तर बिहार की कनेक्टिविटी को काफ़ी मजबूत करेंगे और भारत नेपाल सीमा को व्यापार के लिए सुगम बनाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। अगस्त 2026 में बिहार सरकार ने किस नई नीति के माध्यम से राज्य में आर्थिक और सामाजिक विकास को नई दिशा देने की बात किया है। तो किस नीति के तहत, तो है नई सहकारिता नीति 2026। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, बिहार के सहकारिता विभाग के अधिकारियों के अनुसार नई सहकारिता नीति 2026 से राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई गई है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य सरकारी समितियों को आधुनिक बनाना, उनकी वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाना और उन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था से बेहतर तरीके से जोड़ना। अधिकारियों का मानना है कि इससे विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, क्योंकि सहकारी समितियां दुग्ध उत्पादन,
कृषि विपणन, विपणन का मतलब बाजार मान लीजिए, ये बुनकर उद्योग और लघु उद्योग में सीधे लोगों को जोड़ती है। यह नीति बिहार की पारंपरिक सहकारी संरचना को डिजिटल और पेशेवर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोगों को यह पीडीएफ चाहिए तो हमारी टेलीग्राम आईडी पे मैसेज कीजिएगा, आपको मिल जाएगा पीडीएफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अगस्त 2026 में बिहार सरकार ने किस विषय पर सोशल मीडिया कंटेंट यानी कि क्रिएटर्स का भुगतान देने के लिए नई पहल शुरुआत की है? यानी कि आप सोशल मीडिया पे किस कंटेंट का यानी कि शेयर करने पे पैसा मिलेगा, तो किस कंटेंट है? सरकारी योजना से जुड़े कंटेंट, यानी सरकार की जो भी योजना है उससे जुड़े कंटेंट को यदि आप सोशल मीडिया पे मतलब शेयर करते हैं और आपकी सब्सक्राइबर अच्छी है और व्यू अच्छा जा रहा है तो आपको 1 लाख तक मैक्सिमम पैसा देगा आपको। तो चलिए इसका डिटेल से आपको और क्लियर होगा। देखिए, बिहार सरकार ने घोषणा किया है कि सोशल मीडिया क्रिएटर्स को अब सरकारी योजना से जुड़े कंटेंट पर मिलने वाले यानी कि व्यूज के आधार पर भुगतान किया जाएगा। किसके? व्यू के आधार पे। इस योजना के तहत 10 लाख व्यूज कंटेंट के लिए अधिकतम 1 लाख रुपये तक का भुगतान किया जाएगा। तो हम बताए थे आपको 1 लाख रुपया इसका क्या अधिकतम सीमा है, कितना? 10 लाख व्यू पे 1 लाख रुपया दिया जाएगा आपको अधिकतम। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं को जानकारी यानी सरकारी योजनाओं की जानकारी को डिजिटल माध्यम से आम जनता विशेषकर युवाओं तक तेजी से पहुंचाना, ताकि लोग पात्रता, आवेदन पात्रता और प्रक्रिया लाभ के बारे में आसानी से जागरूक हो सके। लोगों की जागरूकता के लिए ये काम सरकार ठीक समझा। यह कदम सरकार की डिजिटल आउटरीच रणनीति का हिस्सा है, जो पारंपरिक प्रचार माध्यम के साथ साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की पहुंच भी उपयोग करना चाहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? देखिए, अगस्त 2026 में बिहार के दरभंगा जिले के कमतौल थाना क्षेत्र में मद्य निषेध यानी उत्पाद टीम ने साइकिल मरम्मत की दुकान से लगभग कितनी लीटर विदेशी शराब बरामद किया है? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट करना नहीं है, लेकिन फिर भी यह 208 लीटर। 208 लीटर तो बहुत होता है। चलिए इसकी व्याख्या नहीं देखते हैं, उतना इम्पोर्टेंट है नहीं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई यानी कि EOU ने किस परीक्षा में धांधली के मामले में एक बायोमेट्रिक ऑपरेटर को गिरफ्तार किया है? तो किस में? BPSC AEDO जो कैंसिल किया गया था, उसी मामले में एक अपराधी को क्या किया गया? गिरफ्तार किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अगस्त 2026 में बिहार की आर्थिक अपराध इकाई यानी कि EOU के ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में किस विभाग को डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ केस दर्ज किया है? तो किस विभाग के डिप्टी कलेक्टर? बिहार ओपन स्कूलिंग बोर्ड। तो चलिए इसकी व्याख्या भी देखते हैं थोड़ा सा। चलिए, बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने बिहार ओपन स्कूलिंग बोर्ड के डिप्टी कलेक्टर अजय कुमार सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। इस तरह के मामले में जांच एजेंसी संबंधित अधिकारी की ज्ञात आय के स्रोत की तुलना में उनकी वास्तविक संपत्ति से करती है, और यदि संपत्ति आय से काफ़ी अधिक पाई जाती है तो भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत कार्रवाई की जाती है। बिहार के हाल के महीनों में सरकारी अपराधियों के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई में तेजी देखी गई है, जो राज्य सरकार की पारदर्शिता, प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। EOU बिहार की एक विशेष जांच एजेंसी है जो आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता की जांच करता है। वही है जैसे केंद्रीय स्तर पे क्या है, CBI वगैरह है, ED वगैरह है, उसी तरह से बिहार के लिए ये है जो बिहार सरकार के अंतर्गत क्या करता है, जो आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता में कोई गड़बड़ी है उसकी जांच करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, अगस्त 2026 में पटना में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद ने किस मुद्दे को लेकर गांधी मैदान से लोक भवन तक मार्च निकाला, जिसे पुलिस ने बीच में ही रोक दिया? तो कौन सा मुद्दा था? सम्राट चौधरी सरकार के खिलाफ। चलिए ये भी उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन वो विपक्ष के नेता हैं इसलिए ये
करंट बन गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मौसम विभाग, जिसे IMD के नाम से भी जाना जाता है, के अनुसार अगस्त 2026 में बिहार में किस अवधि के दौरान व्यापक वर्षा होने की संभावना जताई गई है? तो इस साल किस वर्ष यानी किस महीने में होगा? तो 20 से लेके 23 अगस्त के बीच अधिक वर्षा होने की संभावना है। किसके अनुसार? IMD के अनुसार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है जिन्होंने 15 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पद की शपथ दिलाई थी? तो कौन है वो? सबको पता है बिहार के राज्यपाल कौन है? सैयद अता हसनैन। तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए इनके बारे में थोड़ा देखते हैं, सैयद इनकी, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ भी सकता है इस बार। देखिए, सैयद अता हसनैन वर्तमान में बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तथा उनके मंत्रिपरिषद को शपथ एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, सबको पता है, जो केंद्र सरकार और राज्य के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। बिहार में राज्यपाल का पद विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि गठबंधन सरकारों और राजनीतिक अस्थिरता के दौर में राज्यपाल की भूमिका सरकार के गठन प्रक्रिया में निर्णायक हो सकती है। BPSC परीक्षा में वर्तमान राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम अक्सर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसलिए याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये हो गया राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट, यानी कि बिहार स्पेशल करंट खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के केंद्रीय बोर्ड में गैर सरकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? वो S सोमनाथ को। किसे? RBI के केंद्रीय बोर्ड में गैर सरकारी निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के खंडपीठ किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित करने से संबंधित उपायों को क्या किया है? मंजूरी दिया है। तो किसे? लद्दाख। तो आप लोग याद रखिएगा ये क्वेश्चन, ये इंपोर्टेंट है। चलिए इसका डिटेल व्याख्या देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के खंडपीठ की लद्दाख में बैठक आयोजित करने की अनुमति देने वाले उपायों को मंजूरी दी है ताकि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लोगों को न्याय तक बेहतर तेज और पहुंच मिल सके। वर्तमान में लद्दाख के निवासी उच्च न्यायालय संबंधी मामलों के लिए श्रीनगर एवं जम्मू जाना पड़ता है, यानी कि लद्दाख में वर्तमान में कोई हाईकोर्ट वगैरह नहीं है, जो भौगोलिक दूरी और कठिन मौसम स्थिति के कारण एक कड़ी चुनौती है। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना, सबको पता है, लेकिन न्यायिक व्यवस्था अभी भी संयुक्त उच्च न्यायालय के अंतर्गत काम करती है जो श्रीनगर में है। यह निर्णय स्थानीय स्तर पर न्यायिक अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगस्त 2026 में तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में किस परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता किया है? तो आपको सबको पता है, तो कौन सा बैठक है? दक्षिण क्षेत्रीय परिषद। अगर नहीं याद है तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चेंगलपट्टू तमिलनाडु में आयोजित दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता किया है। किसने? 31वें बैठक की अध्यक्षता किया है। इस बैठक में 5 राज्य, दक्षिण के 5 राज्य कौन कौन आते हैं इसमें, यानी कि क्षेत्रीय दक्षिण परिषद में आते हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, तथा 3 केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि चंद्रबाबू नायडू ने दक्षिण के राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देते हुए वर्ष 2047 तक दक्षिण अर्थव्यवस्था के $10 ट्रिलियन तक पहुंचने की क्षमता को रेखांकित किया। कितना? 10 ट्रिलियन अकेले दक्षिण भारत देगा, ये 5 राज्य। क्षेत्रीय परिषद अंतर्राज्यीय विवाद समाधान, सामान्य नीतिगत मुद्दों पर विचार विमर्श और सहयोगात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत गठित है। तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14।
देखिए, वर्तमान में भारत की किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समूह की अध्यक्षता कर रहा है जिसमें सतत विकास और जलवायु कार्रवाई पर विशेष बल दिया जा रहा है? तो वर्तमान में किसकी अध्यक्षता कर रहा है भारत? तो ब्रिक्स की, आप सबको पता है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं, आपको और थोड़ा सा क्लियर होगा। देखिए, भारत में ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता कर रहा है, यानी कि भारत ब्रिक्स समूह की क्या कर रहा है, अभी वर्तमान में अध्यक्षता कर रहा है। और इस दौरान सतत विकास, जलवायु कार्रवाई, संवहनीय जीवन शैली, वन रोपण तथा चक्रीय अर्थव्यवस्था के विषयों पर विशेष बल दे रहा है। ब्रिक्स मूल रूप से ब्राजील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका का एक समूह है। तो आपसे पूछेगा ब्रिक्स में कितने देश है? तो देखिए, पहला ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, जिसका अब विस्तार होकर इसमें अन्य विकासशील देश भी शामिल हो चुके हैं। भारत की अध्यक्षता के दौरान वैश्विक दक्षिण यानी कि ग्लोबल साउथ के हित को प्रमुखता से उठाया जा रहा है। साथ ही बहुपक्षीय संस्था के सुधार में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और आपसी व्यापार को स्थानीय मुद्राओं में बढ़ावा देने हेतु जैसे मुद्दा पर जोर दिया गया। किसमें? मान लीजिए कि ब्रिक्स के जो भी देश है वो क्षेत्रीय मुद्दा यानी कि मतलब मुद्रा है, जैसे कि भारत का रुपया हो गया, चीन का जो भी है, इस तरह से उसमें व्यापार करने पे बल दिया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका का डॉलर क्या है, मोनोपोली बना रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, 20 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला सद्भावना दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को क्या मनाया जाता है? सद्भावना दिवस। तो किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पे मनाया जाता है? तो है राजीव गांधी की जयंती पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है उसी की व्याख्या कराया जा रहा है, जिसके लिए व्याख्या की जरूरत नहीं है। मान ली कि क्या है, ये दिवस है, तो इसकी व्याख्या क्या जरूरत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, अगस्त 2026 में जाम्बिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः निर्वाचित किया गया? तो किसे निर्वाचित किया गया पुनः? हिकाइंडो हिचीलेमा को। तो आप लोग याद रखिएगा इसके नाम से, हिचीलेमा के नाम से। कहाँ? जाम्बिया के राष्ट्रपति के रूप में पुनः नियुक्त किया, यानी कि पहले से भी थे ये वहाँ के राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, अगस्त 2026 की मौद्रिक नीति समीक्षा में आरबीआई ने रेपो दर को किस स्तर पर बरकरार रखा है? यानी कि रेपो रेट कितना है वर्तमान में भारत में? 5.25%। वही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डिटेल देखते हैं थोड़ा सा। भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त 2026 की अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर को 5.25% पर यथावत रखा और नीतिगत रूट को तटस्थ रखा। रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। तो सबको पता है रेपो रेट के बारे में। जो आरबीआई जो होता है वाणिज्यिक बैंक को क्या करता है? अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है, और इसका सीधा प्रभाव होम लोन, कार लोन और जैसे विभिन्न प्रकार के ऋण की ब्याज दर पर पड़ता है। रेपो दर को स्थिर रखने का निर्णय आमतौर पर तब लिया जाता है जब मुद्रास्फीति नियंत्रण में हो, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं के जैसे तेल में कीमत उतार चढ़ाव और व्यापारिक तनाव के कारण अत्यधिक सतर्क बरता जाता है। इसमें मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की यह क्या है? बैंक आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है, यानी कि इसका निर्धारण एमपीसी द्वारा किया जाता है, वही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए, जुलाई 2026 में जारी आंकड़े के अनुसार भारत में कुल बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत रह गई है? तो जुलाई की बात कर रहे हैं तो लगभग 5.1%, जो काफ़ी ज़्यादा है। मान लीजिए भारत की आबादी 140 करोड़ है, उसका 5.1%, समझ रहे हैं? और उसमें 140 नहीं, 14 से लेके 59 तक के इसमें जोड़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15 वर्ष, देखिए वही है, इसकी व्याख्या देखते हैं। जुलाई 2026 में 15 वर्ष और उससे अधिक वायु वर्ग के लिए भारत की कुल बेरोजगारी दर घटकर 5.1% रह गई है। कितना? 15 वर्ष से अधिक के
उम्र। इसी अवधि में राष्ट्रीय ग्रामीण बेरोजगारी दर पिछले महीने 5.0% से गिरकर 4.5% पे आ गई थी, जो ग्रामीण रोजगार की स्थिति को सुधार की संकेत देता है। इसके साथ ही महिला का श्रम बाजार में बढ़ती भागीदारी के कारण कुल श्रम बल भागीदारी दर यानी कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना हो गया, बढ़कर 55.4% हो गई। यह आंकड़े सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की यानी कि मॉस्पी के द्वारा जारी किया जाता है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आधार पर प्रस्तुत किए जाते हैं, जो भारत में रोजगार की स्थिति को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण सांख्यिकी स्रोत है। ये आंकड़े अगस्त 2026 के तीसरे सप्ताह में सार्वजनिक करने के बाद चर्चा में रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, नई दिल्ली में किस अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट के 65वें संस्करण की शुरुआत अगस्त 2026 में हुआ? तो किस था? वो था सुब्रेतो कप। इसको याद रखिएगा आप लोग, सुब्रेतो कप के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। भारत वर्ष 2047 में किस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसकी घोषणा अगस्त 2026 में हुई है? तो किसका करेगा? तो 5वां तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन। चलिए इसकी व्याख्या जरूरी है, देखते हैं थोड़ा और डिटेल से इसके बारे में। देखिए, भारत वर्ष 2047 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन यानी कि ग्लोबल समिट की क्या करेगा? मेजबानी करेगा। यह सम्मेलन विश्व भर के तटरक्षक बल, समुद्र सुरक्षा एजेंसी तथा नीति निर्माता को एक मंच पर लाता है, ताकि समुद्र सुरक्षा, तस्करी विरोध अभियान, अपराध प्रबंधन और खोज बचाव कार्य जैसे साझा मुद्दे पर क्या होता है, सहयोग बढ़ावा दिया जा सके। भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसे इंडियन कोस्ट गार्ड के नाम से जाना जाता है, आप सबको पता है कि स्थापना 1978 ईस्वी में हुआ था। तो ये जरूर याद रखिएगा आप लोग, कोस्ट गार्ड की स्थापना वनडे एग्जाम के लिए, ठीक है, 1978 में हुआ था। यह भारत की विशाल तट रेखा तथा अन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि EEZ की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस सम्मेलन की मेजबानी भारत की बढ़ती सामुद्रिक कूटनीति भूमिका और हिंद महासागर क्षेत्र में नेतृत्व को भी रेखांकित करता है। यानी कि सबको पता है हिंद महासागर क्षेत्र में क्या है, भारत बहुत ज़्यादा मजबूत है, भारत से ज़्यादा मजबूत कोई नहीं है। उसके बाद चाइना का प्रभाव थोड़ा बहुत बढ़ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? भारत और जापान ने अगस्त 2026 में किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किस क्षेत्र में? तो वही है समुद्री यानी कि समुद्री सुरक्षा सहयोग पे। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, भारत और जापान ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए समुद्र सुरक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह समझौता जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स यानी कि JMSDF और भारतीय नौसेना के बीच सूचना साझाकार, संयुक्त खोज बचाव अभियान और मानवीय सहायता एवं तथा आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित है। भारत और जापान के बीच यह साझेदारी यानी कि हिंद प्रशांत क्षेत्र इंडो पैसिफिक में स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित समुद्री व्यवस्था को बनाए रखने की साझा रणनीति का हिस्सा है। यानी कि दोनों देश मिलकर इसका क्या करेगा? सुरक्षा करेगा। दोनों देशों के बीच विशेष रणनीति और वैश्विक साझेदारी और समझौता क्वाड जैसे बहुपक्षीय मंच के अतिरिक्त द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग को बढ़ा देता है। यानी क्वाड में आप सबको पता है 4 देश हैं, भारत, फ्रांस और ये सब मिला के। उसी तरह से ये क्या है, ये चार देश है इसमें, लेकिन ये द्विदेश यानी कि जापान और भारत मिलके ही क्या करेगा? द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग में बढ़ावा देगा एक दूसरे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। रक्षा मंत्रालय ने 16 अगस्त 2026 को किस रक्षा प्रणाली के लिए 1577 करोड़ रुपया के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो किस योजना के लिए? तो यह लाइटर म्यूनिशन सिस्टम यानी कि लाइटर म्यूनिशन सिस्टम क्या है? चलिए इसकी थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं। देखिए, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए लाइटर म्यूनिशन सिस्टम यानी कि लाइटरिंग मॉनिटर है,
मॉनिटर सिस्टम की खरीद हेतु 1577 करोड़ रुपया के अनुबंध पर अगस्त 2000 यानी 16 अगस्त 2026 को हस्ताक्षर किए। यानी कि लाइटर मुनिशन इस प्रकार की आत्मघाती ड्रोन है। क्या है ये? आत्मघाती ड्रोन है जो लक्ष्य की तलाश में हवा में मंडरा सकता है और लक्ष्य मिलने पर सीधे उससे टकराकर उसे नष्ट कर देता है। यह सौदा आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल का क्या है? एक हिस्सा है, जिसके तहत घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देकर आयात पर निर्भरता को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। आधुनिक युद्ध में लाइटर क्या है? मुनिशन जैसी प्रणाली सटीक और कम लागत वाले हमलों के लिए तेजी से महत्वपूर्ण है। अभी सबको पता है कि जैसे ज़्यादातर युद्ध क्या हो रहा है? ड्रोन से हो रहा है, आत्मघाती ड्रोन, जिसमें आपको सबको पता है कि ये ड्रोन जाता है वहीं फट जाएगा। ये सस्ता होता है पूरी तरह से, वहीं ब्लास्ट करेगा वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। दूरसंचार विभाग यानी कि DOT ने एक व्यक्ति द्वारा देश भर में अधिकतम कितने सिम कार्ड रखने की सीमा तय किया गया है? मान लीजिए कि एक व्यक्ति टोटल कितना सिम रख सकता है? अधिकतम 9 सिम। यानी कि आप 9 से ज़्यादा सिम निकाल रहे हैं तो सोच लीजिए अपराध कर रहे हैं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा आज से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24। महाराष्ट्र सरकार ने अगस्त 2026 में किस बीमारी को अधिसूचित रोग घोषित किया है? तो किस बीमारी को? सर्पदंश को, यानी कि सर्पदंश यानी कि स्नेक बाइट, यानी कि सांप के द्वारा जो काटा जाता है। चलिए इसकी व्याख्या से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए महाराष्ट्र सरकार ने सर्पदंश को यानी कि अधिसूचित रोग घोषित किया, जिसका अर्थ है कि अब राज्य में सांप काटने के सभी मामले को स्वास्थ्य विभाग के अनिवार्य रूप से दर्ज और रिपोर्ट करना होगा। यह निर्णय यानी कि सर्पदंश से होने वाली मौतों के सटीक आंकड़े जुटाने, समय पर एंटी स्नेक वेम यानी कि ASV की उपलब्धता सुनिश्चित करने और ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाने के लिए उद्देश्य समझा गया है, यानी कि उद्देश्य के लिए लाया गया है। यानी कि ये नियम भारत में हर वर्ष हजारों लोगों की मृत्यु सर्प यानी कि सांप के काटने के कारण होता है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां समय पर उपचार न मिल पाने के कारण एक बड़ी समस्या है। ये सबको पता है गांव में क्या होता है? सांप काटता है तो अभी भी झाड़ फूक पे ज़्यादा विश्वास किया गया है लोगों को, क्योंकि हॉस्पिटल की फैसिलिटी कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25 और अंतिम क्वेश्चन है हमारा। भारत और किस देश के बीच अगस्त 2026 में दूसरी संयुक्त कार्य समूह यानी कि ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बैठक आयोजित किया है? तो किस देश के बीच? मलेशिया के बीच हुआ है। तो चलिए इसकी व्याख्या से और क्लियर होगा आपको। देखिए भारत और मलेशिया के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के उद्देश्य से दूसरी संयुक्त कार्य समूह यानी कि ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बैठक आयोजित किया है दूसरी बार। इस प्रकार की बैठक आमतौर पर व्यापार, निवेश, रक्षा, शिक्षा और संस्कृति आदान प्रदान जैसे विभिन्न क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने तथा भविष्य के सहयोग की रूपरेखा तय करने के लिए आयोजित की जाती है। भारत और मलेशिया के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध पुराने रहे हैं तथा दोनों देशों आसियान ढांचे के अंतर्गत भी सहयोग करते हैं। यानी आसियान का क्या है? दोनों पार्ट है देश। भारत एक्ट ईस्ट नीति, भारत का क्या है? एक्ट ईस्ट नीति यानी कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत दक्षिण पूर्व एशिया देश के साथ संबंध को प्राथमिकता दी जा रही है, जिसमें मलेशिया एक महत्वपूर्ण साझेदार देश है। तो आज का लेक्चर यहीं पे हमारा समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर ये PDF आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ID पे मैसेज कीजिए और आपको PDF मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।